नमस्ते दोस्तों, मैं एम.आर. स्वामी। आज हम देखेंगे आरटीआई पार्ट 4। ऑलरेडी हमने आरटीआई के 3 पार्ट देख लिए, आरटीआई पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, एनेक्ट कब हुआ आरटीआई। पार्ट 2 में डिस्क्लोजर, मैंडेटरी जो डिस्क्लोजर है वो देखा हमने। पार्ट 3 में हमने देखा कि एप्लीकेशन क्या है, आरटीआई एप्लीकेशन क्या है, उसका डिनायल क्या है। सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8। सेक्शन 8 में डिनायल है, कम्प्लीटली डिनायल है, जिसमें आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजेबल नहीं है पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आरटीआई पार्ट 4। लेट स्टार्ट। आप लोगों से स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन फैलाएं। सो ऑलरेडी हमने देखा आरटीआई एक्ट 15 जून 2005 में एनेक्ट हुआ। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी जितनी भी अप्रोप्रिएट टर्म्स हैं वो हैं। सेक्शन 2 में हमेशा डेफिनेशंस होती हैं। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है, प्रिस्क्राइब्ड क्या है, पब्लिक अथॉरिटी क्या है, रिकॉर्ड क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, थर्ड पार्टी ऑलरेडी हमने देखा था, थर्ड पार्टी। सेक्शन 3 में राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में एक्ट ऑल सिटीजन के लिए लागू है। सेक्शन 3 में क्लियरली दिया हुआ है कि सारे सिटीजन्स के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन एप्लीकेबल है, मतलब सारे सिटीजन कवर होते हैं। सेक्शन 4 में मैंडेटरी डिस्क्लोजर था, कौन कौन सी चीज़ों को 120 डेज ऑलरेडी हमने पढ़ा था। 120 डेज में जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उनको मैंडेटरी डिस्क्लोज करना है। सू मोटो टू द पब्लिक, मतलब सू मोटो इन द सेंस अपने आप से, पब्लिक अथॉरिटीज़ को अपने आप से ये सारी इंफॉर्मेशन मैंडेटरली डिस्क्लोज करनी है। थोड़ा मैंने ट्राई किया है, जो आरटीआई एक्ट है, एक्चुअल जो एक्ट है उसका पीडीएफ मैंने पीपीटी में कन्वर्ट किया तक, और जो मेन टॉपिक्स हैं, मेन कीवर्ड्स हैं, उनको हाईलाइट किया हुआ ग्रीन से, रेड से कलर कोडिंग दिया हुआ, ताकि आपको इजीली समझ में आ सके कि हम कौन कौन से सेक्शन में मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं। सेक्शन 5 में 100 डेज के अंदर में एक इंफॉर्मेशन चीफ पीआईओ हमें डेजिग्नेट करना है, एपीआईओ या पीआईओ इन केस ऑफ सेंट्रल पीआईओ, सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल पीआईओ इन केस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट पीआईओ। सेक्शन 5 है। सेक्शन 6 सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने पहले भी बताया कि आपको सेक्शन 6 में क्लियरली दिया हुआ है कि आपको रिक्वेस्ट करना है, एप्लीकेशन देना है, आपको अपनी इंफॉर्मेशन पूछनी है, वो भले रिटर्न में हो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो। किसको पूछनी है? सेंट्रल पीआईओ को या स्टेट पीआईओ को। अगर वो नहीं होंगे तो उसके नीचे असिस्टेंट सेंट्रल पीआईओ, सेंट्रल असिस्टेंट पीआईओ या स्टेट असिस्टेंट पीआईओ। ऑलरेडी हमने ये जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया हुआ है कि आपको कोई भी रीजन देने की ज़रूरत नहीं है इंफॉर्मेशन पूछने से पहले। तो कौन सी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो? जो इंफॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटी के पास में है, क्लोजली कनेक्टेड। ऑलरेडी हमने देखा कि जो मैटर उनके पास में नहीं है, किसी दूसरे डिपार्टमेंट के पास में है, तो वो उनसे वो इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। ट्रांसफ़र एप्लीकेशन जैसे ऑलरेडी मैंने कवर किया कि दूर दराज में अगर है तो 5 डेज एक्स्ट्रा मिलेंगे उनको, और वो 30 डेज में काउंट नहीं होगा। सेक्शन 7 में क्या है कि आपको रिप्लाई देनी, सेंट्रल पीआईओ और स्टेट पीआईओ की ड्यूटी है कि उनको रिप्लाई देनी 30 डेज के अंदर, 30 डेज के अंदर, या फिर वो रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर रिजेक्ट करेंगे तो उनको सेक्शन 8 के अंदर जितने भी सब सेक्शंस हैं, रिजेक्शन के रीजन हैं, वो उन्हें बताने होंगे। अगर बात आती है लाइफ एंड लिबर्टी की, तो इन्फॉर्मेशन उनको देना होगा
48 आवर्स के अंदर। और अगर उन्होंने 48 आवर्स में इंफॉर्मेशन का रिप्लाई नहीं दिया है तो इट विल बी डीम्ड एज रिफ्यूज्ड, मतलब ये माना जाए कि इन्होंने रिफ्यूज कर दिया है। एनी फर्दर फी, हमने सेक्शन 7 में ये देखा कि अगर वॉल्यूमिनस डेटा है या और मटेरियल, एक्स्ट्रा मटेरियल है या फैक्ट है जो हमें लेना है, एक्सट्रैक्ट है, पार्ट है, तो हमें वो फी कैलकुलेशन करके हमें देंगे, जिससे हमें पता चलेगा कितनी फीस हमें और देनी है। सेंसरली डिसेबल्ड ऑलरेडी मैंने कवर करवाया है कि जो मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब है या साउंड माइंड से नहीं है, उनको भी नेसेसरी हेल्प प्रोवाइड करनी है सेंट्रल पीआईओ को या स्टेट पीआईओ को। और बिलो पॉवर्टी लाइन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए कोई फीस नहीं है। बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए कोई भी फीस नहीं है आरटीआई एप्लीकेशन के लिए, अदरवाइज 10 रुपीज एप्लीकेशन फीस। अगर वो 30 डेज में नहीं देते हैं इंफॉर्मेशन, टाइम लिमिट खत्म हो जाता है, तो उनको, और उसके बाद वो देना चाहते हैं तो उनको फ्री ऑफ चार्ज इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। और अगर वो रिजेक्ट करते हैं तो रिजेक्ट करने के बाद में उनको अपीलेट अथॉरिटी की सारी डिटेल देनी होगी। पहले सबसे पहले रीजन क्या है रिजेक्शन का, अपीलेट अथॉरिटी का डिटेल क्या है, और कितने दिन के अंदर आप अपील कर सकते हो। 30 डेज के अंदर आप अपील कर सकते हो, आगे हम देखेंगे। अभी है डिनायल, ऑलरेडी हमने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था डिनायल, सेक्शन 8। कौन कौन से ग्राउंड पे डिनायल होता है, इंटीग्रिटी का इश्यू अगर है स्टेट की, एनी कोर्ट ऑफ लॉ अगर हमें फॉरबिडन करता है कि नहीं आप शेयर नहीं कर सकते, ट्रिब्यूनल या कोर्ट के डायरेक्शन है कि आप इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते, तो आपको ये सारे ग्राउंड्स पे डिनाई कर सकते हैं। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट इन्वॉल्विंग ट्रस्ट है, फॉरेन गवर्नमेंट का कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा है, लाइफ और फिजिकल सेफ्टी से रिलेटेड बात है, अगर इन्वेस्टिगेशन कोई अंडरगोइंग है, और कैबिनेट पेपर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है जो कंप्लीट नहीं हुए हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप नहीं दे सकते, मतलब आप नहीं मांग सकते। ये सारे ग्राउंड्स हैं जिसमें एक पब्लिक अथॉरिटी आपको डिनाई कर सकता है इन्फॉर्मेशन के लिए। और सबसे 81J सबसे मेन टॉपिक है 81J, बिकॉज 81J में क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन थर्ड पार्टी की है वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जा सकती, जिसमें किसी की प्राइवेसी हैम्पर हो रही है, प्राइवेसी की बात है, तो वो नहीं। इसमें भी फर्दर सेंट्रल पीआईओ या स्टेट पीआईओ डिसाइड कर सकता है कि अगर पब्लिक एट लार्ज बेनिफिट है, अगर पब्लिक एट लार्ज फायदा है, उनको बहुत बड़ी पब्लिक उससे फायदा मिलने वाली है उस इंफॉर्मेशन से, तो वो डिसाइड कर सकता है सेंट्रल पीआईओ या स्टेट पीआईओ कि ये इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। ऑफ कोर्स ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 में जो इंफॉर्मेशन है वो डिनाई कर सकते हैं।